आपके बीच में अगर मुझे बात करने का जो अवसर मिला है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं उस गहराई तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन जो मन की व्यथा है वो व्यथा जरूर है कि अगर आज कहीं पर दिवालियापन आ गया है समाज के अंदर, तो शिक्षा ही एक ऐसी जो कड़ी है वो कहीं टूट रही है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षक कैसे होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस भारत के अंदर, उस पर एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि शिक्षा हो कैसे। अब जब भारत ऐसा देश जिसमें हजारों साल से एक उसका नेतृत्व रहा है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था ये भारत, हिंदुस्तान, आज वो कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। आज पूरी दुनिया में वो हर जगह किसी न किसी रूप में भिखमंगा जो उसका जो स्वरूप है, और वो भिखमंगा स्वरूप भारत का कहाँ से है। मैं जो छोटे छोटे स्तर पर हम देखते हैं तो छोटे स्तर पर हमारा परिवार है, और परिवार से हम जब देखते हैं तो समुदाय है और समाज है। तो हम इस सारी इन चुनौतियों में जब देखते हैं तो शिक्षा ही हमको दिखती है। कहीं ना कहीं शिक्षा ऐसी रही जिसके कारण विकलांगता है सोच में और विकलांगता है उसके प्रोत्साहन में। तो मुझे लगता है आदर्श को डिफाइन जो करने की ज़रूरत है, वो ये जो मंच आराधना है, पहले हम तो ये तय तो करें ये आदर्श कहते किसको है, आदर्श कहते किसको है। सबका अपना अपना आदर्श है, सबके अपने अपने इंडिकेटर्स हैं। तो लेकिन क्या कोई कॉमन इंडिकेटर हो सकता है कि हम इसको आदर्श मानते हैं? तो जब हम इसको आदर्श मानते हैं तो वो क्या आदर्श स्थापित है हमारे समाज में? और हम कहते हैं ऐसे आदर्श की कल्पना ना करें जो स्वर्गलोक में है, हम उस आदर्श की कल्पना करें जो यहाँ हो सकता है, हम उसको स्थापित कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, सबसे पहले कि परिभाषाएं ही हमारी सब अलग अलग हैं। जिसको देखो अपनी अपनी परिभाषा लिए बात कर रहा है, और जब परिभाषाएं ठीक नहीं होंगी, परिभाषाएं यूनिक नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम एकता की हम बात कर रहे हैं, एक स्वरूप की हम बात कर रहे हैं। तो आराधना के इस मंच में अगर आज सारे शिक्षक यहाँ पर हैं, आज ये शिक्षक का मतलब ये नहीं कि हमारा अपॉइंटमेंट शिक्षा में हो गया इसलिए शिक्षक हैं। शिक्षक मतलब हम कोई भी समाज में पिता के रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी भी रूप में समाज में है, हमारा कथनी और करनी का क्या स्वरूप है, अगर ये कितना हम दिख पाता है। दूसरा, शिक्षा का अर्थ ये हो, जब शिक्षा के अर्थ पर हम जाएंगे तो हम कितना नैसर्गिक न्याय को समझ पाते हैं। हम नैसर्गिक न्याय को अगर समझने की ताकत रखते हैं तो हमें लगता है कि हम शिक्षक हम कुछ न कुछ दे सकते हैं। तो नैसर्गिक न्याय क्या है? हम जिस परिस्थितियों में हैं और उस परिस्थितियों में देख करके हमारे सामने कोई घटना घट गई है, और हमारा लड़का ही क्यों, ग्रंथों को आप निचोड़ निकाल के देख लीजिए, बाइबिल को ले लीजिए, कुरान को ले लीजिए, वेद को ले लीजिए, ये सारे एक ही बात बोलते हैं, दो बोलते ही नहीं हैं। और जहाँ दो की बात होती है वहाँ भ्रम है, और वहीं पर जा करके हम शिक्षा को गर्त में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पुनः एक जब आदर्श की बात आई है, हम सारे लोग ये डिफाइन कर लें, और आज नहीं तो कभी भी डिफाइन कर लें, समूह में डिफाइन कर लें कि आदर्श शिक्षा क्या है और आदर्श शिक्षक किसको कहते हैं। और अगर डिफाइन हो गया तो उसमें चलने की ताकत हमारी अगर होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो जितने विचार गोष्ठियाँ होती हैं, वेबिनार होते हैं, आज फैशन हो गए हैं, लेकिन इनको मैं महसूस करता हूँ ये फैशन से अवतरित कैसे होंगे समाज में। और समाज में जब हम समाज की कल्पना करते हैं तो मालवीय जी ने कहा था कभी कि गांव-गांव में कम से कम स्कूल होना चाहिए, गांव-गांव में वहाँ पर व्यायामशाला होना चाहिए, गांव-गांव में अच्छे शिक्षक होना। ये मालवीय जी कह के गए, तो किस शिक्षक की बात करके गए, और कैसा उस शिक्षक की तैयारी की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आदर्श शिक्षक तैयार कहाँ होंगे। आदर्श शिक्षक या बीटीसी में तैयार होंगे या बीएड में तैयार होंगे। मुझे इस बात का मैंने
अनुभव इस बात का है कि कोई इंटर फेल लड़का भी है या वो उसको मान लीजिए कि अशिक्षित है, लेकिन अगर अपनी बात को बताने में, समझाने में, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है, बता सकता है, मुझे लगता है उससे अच्छा शिक्षक हो नहीं सकता। हम पीएचडी हैं, हम एमए पास कर लिए, हमने डॉक्टरेट कर ली और हम स्कूल में गए, लड़के को हम समझा ही नहीं पा रहे हैं वहाँ बैठा करके, वो लड़का हमसे सीख ही नहीं पा रहा है, तो हम कैसा भैया शिक्षक हो गए। आज जो ये शिक्षक की जो चयन की जो प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक संकीर्णताएं हैं, उस संकीर्णता से। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब शिक्षा समाज के पास थी तो शिक्षा ज़्यादा अच्छी थी, शिक्षा जब राज्य के पास चली गई वहीं से इसका पतन होना शुरू हो गया और आज सारा जो राज्य है वो शिक्षा भ्रष्टाचार का एक अंग हो चुका है। और वो भ्रष्टाचार का जब अंग है तो आप उससे कैसे सोच सकते हैं, जब एक एक कुलपति को, एक एक प्रधानाचार्य को लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसकी नियुक्ति मिलती है, तो शिक्षक कैसे आदर्श हो सकता है, वो व्यवस्था कैसे आदर्श ला सकती है। इसके लिए फिर वो इसको पैदा कहाँ से होगा, तो फिर शंकराचार्य को खोजना पड़ेगा, फिर मोहम्मद को खोजना पड़ेगा, फिर किसी पैगंबर को खोजना पड़ेगा जो गांव-गांव में घूम घूम करके किस तरह से तुकाराम ने शिक्षाओं को दिया, किस तरीके से संत विनोबा का जो हम स्मरण कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरे जीवन संत विनोबा अपने पैदल चलते रहे, कम से कम 12-13 साल पैदल चले और कितने भाषाओं को उनको ज्ञान था। और जब बुद्ध को हमको देखना खोजना पड़ेगा। ऐसे शिक्षक को हम क्या बना सकते हैं, ऐसा माहौल बना सकते हैं। आज सवाल है कि अगर कोई बनना भी चाहे तो ये इतना मानसिकता गिर गई है, संकीर्णता इतनी गिर गई है कि वो अच्छे लोगों को लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा कि एक शिक्षक थे, बहुत अच्छे पढ़ाते, उनको 70% शिक्षक कई साल पागल हो गया है। वो घर तक बच्चे तक जाते थे, तब पढ़ाते थे, बात करते थे, उसको पागल घोषित कर दिया लोगों ने। तो ये जो समाज है वो किस आदर्श को चाह रहा है, उसका कौन सा आदर्श है। तो ये सारी चीज़ों मुझे लगता है ये डिफरेंसेस को हमको महसूस करना पड़ेगा। अगर इतना हमने कर लिया फिर हमारी तैयारी तय होगी कि हमें क्या इसको व्यवहारिक उसमें ला सकते हैं, तो कैसे लाएंगे, तब इस गोष्ठी का कुछ हम इसको जानेंगे। और अंत में इस बात एक लाइन की बात में हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा, हिंदी के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे 8 पास, 9 पास, 10 पास, ये पास, वो हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका दोष किसको दिया जाए। क्या हम बुनियादी जो सवाल हैं उन बुनियादी सवाल में क्या शुरुआत से हम बच्चों को हिंदी में दे सकते हैं, वो कौन सा काम आराधना कर सकती है। तो मेरे सामने एक छोटा सा वो आता है कि चूँकि हम इस हिंदी बेल्ट में हैं, तुलसी हमारे राजापुर में पैदा हुए, क्या हम गांव-गांव में एक छोटी चौपाल बच्चों के बीच में एक गांव ले लें, 2 गांव ले लें और वहां चल करके हम तुलसी की रामायण अगर बच्चों को पढ़ा सके, हम तुलसी की रामायण उनको याद 1-1, 2-2 चौपाई, 10-10 चौपाई कर सके, उसके भावार्थ को वो जानने लगे, समझने लगे, मुझे लगता है कि हिंदी धीरे धीरे आ जाएगी। ये एक छोटा सा प्रयोग आराधना के लोगों को करना चाहिए। और जब हम कवियों की बात करते हैं, अब कवियों का समय कितने हजार लाख कवि हो गए हैं, सब बिक रहे हैं। अब जब सब बिक रहा है, कवि बिक रहे हैं, उपदेशक बिक रहे हैं, शंकराचार्य बिक रहे हैं, पैसे में जा रहे हैं। पहले कितने संत थे, संत अपना टोकरी लेते थे, अपना टोकरी बांधते थे, फांके लगा करके, लेकिन गाँव को जा करके वो अपने आचरण से, अपने ज्ञान से वो बांटते थे। तो मुझे लगता है फिर हमको ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उस परिपाटी तब ये भारत निर्मित हो पाएगा। भारत क्या, ये पूरा विश्व जो है, हम 3 बात कहते हैं। पहली बात ये है कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद से बड़ा होता है जय जगत। हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं और विश्व की कल्याण से बड़ा होता है मनुष्य बनाना। तो मुझे लगता है कि हम मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले काम पर चलें तो मुझे लगता है बात बनेगी। और छोटे दीप दिए जो है टूटे जलाने की ज़रूरत है। बहुत सारे चीज़ें होंगी
उनको चैलेंजेज होंगे, बहुत लोग उसको आपको उपहास उड़ाएंगे, उसको छोड़ करके मुझे लगता है ये बातें सोचने और समझने की। इसी के साथ मुझे मौका दिया आदरणीय हनुमान जी ने, निर्मल जी ने, मैं उनको जो है वो करता हूँ। सही कह रहे हैं। धन्यवाद मनी भाई।